हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, उर्दू पेडागोजी की मैराथन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। अब हम लोगों के पास सिर्फ एक हफ़्ता बचा है। इसमें मैं आपको मैराथन क्लास में हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा और साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह से आपके सवालात पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल जो आपकी पेडागोजी है जो इंग्लिश में पूछी जाती है उसी को ट्रांसलेट करके पूछा जा रहा है। तो जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट हैं अक्सर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे मुताल्लिक सवालात किस तरह से बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी। आज मैराथन क्लास का पहला दिन है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं बहुत सारे इसके चैप्टर को सब चैप्टर को कवर किया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये आपका सीटेट जो दिसंबर में यानी 14 या 15 दिसंबर को 14-15 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, आप आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद दूसरे दिन भी मैराथन क्लास चलेगी क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है। एक एक पार्ट करके हम पढ़ा रहे हैं, उसके साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके देखने के बाद आप उर्दू लैंग्वेज में 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो भी आपकी मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि दूसरी मैराथन क्लास जैसे अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को लेटा कर देखिए, यानी लैंडस्केप मोड में देखिएगा, आपको जो स्लाइड है क्लियर दिखेगी। ठीक है, इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं ज़ुबान, जिसको भाषा कहते हैं। ज़ुबान क्या चीज़ है? देखिए, ज़ुबान एक ऐसा ज़रिया है। ज़ुबान क्या है? एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मीडियम है। ठीक है, जिससे इंसान, जिससे ह्यूमन अपने ख़यालात को, यानी जो उसके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, इसी के साथ जज्बात को, जो उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, एहसासात को, ठीक है, जो फील कर रहा है, जो उसके अंदर इमोशन है, जो उनके ख़यालात हैं, उनको एक्सप्रेस करने का, उनको ज़ाहिर करने का एक ज़रिया क्या है? आपकी ज़ुबान। ठीक है, सीधे अंदाज में इसी तरह हम समझ सकते हैं लैंग्वेज इज़ अ मीडियम। किसका? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ज़ुबान क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इबलाग का ज़रिया है। इबलाग आ जाए या इसी के साथ तरसील आ जाए या इसी के साथ साथ मुआसलात आ जाए। ठीक है, इबलाग या कभी कभी तरसील लिख के आ सकता है या मुआसलात। ज़ुबान क्या है? इसका एक ज़रिया है, यानी ज़ुबान मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं क्या? संप्रेषण। उसका क्या है? एक ज़रिया है। मीडियम ऑफ थॉट्स, यानी इसके ज़रिए, ज़ुबान ही के ज़रिए, जैसे मैं ज़ुबान ही के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। ठीक है, मेरे अंदर जो सोच है उसको पहुंचाने का ज़रिया क्या है? एक ज़ुबान है। सकाफ़त की तरसील, आपका जो कल्चर है, आपका जो सिविलाइजेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे शख्स तक कैसे पहुंचता है? ये ज़ुबान के ज़रिए। किसके ज़रिए? ज़ुबान के ज़रिए। उम्मीद है कि ज़ुबान क्या है इसके बारे में आप डिटेल से समझ गए होंगे। अब हम ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। क्या हैं? एक है, आप सुने होंगे मादरी ज़ुबान कही जाती है।
एक है कौमी ज़ुबान कही जाती, एक है सरकारी यानी रस्मी ज़ुबान कही जाती है। क्या कही जाती है? रस्मी ज़ुबान, ठीक है। यानी मदर टंग मातृभाषा यानी मादरी ज़ुबान, दूसरी नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी ज़ुबान, तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज रस्मी ज़ुबान यानी काम काज की ज़ुबान। देखिए मादरी ज़ुबान क्या है? जिसको बच्चा अपने घर से, अपने माँ के पास से, आसपास पड़ोस से, माहौल से, घर से सीख करके आता है। सीखता नहीं बल्कि क्या करता है? हासिल करके आता है, यानी अक्वायर करके आता है, वो उसकी मादरी ज़ुबान कहलाती है। नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तान की कोई भी ज़ुबान कौमी ज़ुबान नहीं है, इसको जहन में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं हिंदी अगर कौमी ज़ुबान होती तो हर एक स्टेट वाले, हर एक राज्य वाले, हर एक सूबा वाले हिंदी ही बोलते, ठीक है। हम देख रहे हैं हमारे आइन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका शेड्यूल 8 है, 8वां शेड्यूल, उसमें कितनी ज़ुबानें हैं? 22 मॉडर्न लैंग्वेज है। 22 क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज है। उन्हीं 22 मॉडर्न लैंग्वेज में से आपकी उर्दू भी एक मॉडर्न यानी जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान है 22 में से, ठीक है। एक आता है कि उसमें हिंदी क्या है? हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपके दिमाग में आता होगा कि रस्मी ज़ुबान क्या है? आपकी हिंदी है, ठीक है। हिंदी जब आपकी रस्मी ज़ुबान हो गई तो इंग्लिश के बारे में सवाल आता होगा। आप देखिए 8वीं शेड्यूल में जितनी ज़ुबानें हैं, 22 ज़ुबानें हैं, उसमें से इंग्लिश आपकी दाखिल नहीं है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आर्टिकल 343 से 351 तक की गई है, ठीक है। इंग्लिश आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जो मददगार के तौर पे रस्मी ज़ुबान क्या है? इंग्लिश है। ये ओला एक्ट आया था, ओला 1963 में। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं? ट्रांसलेट होके आ रहे हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको आपको जहन में रखना चाहिए। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी रस्मी ज़ुबान का एक एक्ट आया था जिसको अधिनियम कहते हैं। उसमें बात कही गई थी कि हिंदी आपकी रस्मी ज़ुबान होगी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजभाषा होगी, और हिंदी यानी हिंदी आपकी राजभाषा हो गई। इंग्लिश क्या होगी? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या को ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। ये सब पॉइंट जहन में रखिएगा। चलिए, अब ज़ुबान की अलग अलग किस्में होती हैं। एक होती है आपकी साइन लैंग्वेज। एक क्या होती है आपकी? साइन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं इशारों की ज़ुबान। क्या कहते हैं हम? इशारों की ज़ुबान। जैसे आप देखते हैं जो बोल नहीं पाते वो क्या करते हैं? इशारा करते हैं। जैसे हम खामोश करना हुआ हम ऐसे कह दिए चुप हो जाओ, ठीक है। किसी को जाना हुआ हम ऐसे कह दिए चले जाओ। ये क्या है? यही इशारे की ज़ुबान है। पहले यही ज़ुबान चलती थी। सबसे पहले कौन सी ज़ुबान आई? इशारे की ज़ुबान, याद रखिएगा। एक होती है ओरल या स्पोकन लैंग्वेज यानी बोली जाने वाली ज़ुबान या गुफ्तगू की ज़ुबान। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या है? ओरल लैंग्वेज है, ठीक है। एक होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? अलामती ज़ुबान। आप देखेंगे हाईवे पे जब आप चलते हैं तो इस तरह से एरो तीर लगा रहता है, वहाँ जाने के लिए इधर से मुड़िए, या आप वहाँ से ऐसे यू टर्न हो जाइए। ये सब इशारा जो बना, ये सब क्या है? ये भी एक ज़ुबान की एक शक्ल है, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज यही, यानी अलामती ज़ुबानें हैं। एक होता है रिटन लैंग्वेज यानी तहरीरी ज़ुबान, जैसे कोई चीज़ रिटन फॉर्म में होती है। अब आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, सारी ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और मुअतबर कौन सी ज़ुबान मानी जाती है? वो तहरीरी ज़ुबान मानी जाती है, ठीक है। यानी रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल। स्टेबल और क्रेडिबल होती है, ठीक है। मुस्तहकम और मुअतबर होती है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी करार लिया जाता है, क्या किस पे लिया? एक
कागज़ पे लिया जाता है। हमने आपसे कुछ कहा कि ठीक है हम आपको फला चीज़ दे देंगे, अपनी प्रॉपर्टी लिख देंगे, ज़ुबानी कह दिया। आप कोर्ट में गए, कचहरी में गए, आपने कहा कहाँ मैंने कहा था, उसका कोई एतबार नहीं। लेकिन अगर आपने लिख करके अपनी साइन करके दे दिया तो क्या है, वो मुस्तहकम होती है। तहरीरी ज़ुबान ज़्यादा मुस्तहकम यानी स्टेबल और मुतबर यानी क्रेडिबल है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी ज़ुबान सबसे ज़्यादा है मुस्तहकम मुतबर है, तहरीरी ज़ुबान। ठीक है, आगे चलिए, बस इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट आगे चलते हैं। स्लाइड थोड़ा सा काम करना बंद कर दे रही। देखिए, आपको समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में एक बात ज़रूर बताएं, लाइक भी करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, ये आपका ठीक यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे ज़ुबान और बोली, दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा समझ लीजिए। एक होती है ज़ुबान, जो भी ज़ुबान होगी उसका एक रस्मुल ख़त होगा। क्या होगा, रस्मुल ख़त। जैसे उर्दू है, उसका एक रस्मुल ख़त है, यानी दाईं जानिब से लिखी जाती है। अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त को इख्तियार किया गया है। और बोली क्या है, उसकी कोई स्क्रिप्ट यानी उसका कोई रस्मुल ख़त नहीं होता। जैसे हिंदी एक क्या है, ज़ुबान है, भाषा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन उसके साथ खड़ी बोली, भोजपुरी बोली, मगधी बोली, ये सब क्या है, एक बोली है, इसका कोई रस्मुल ख़त नहीं है। तो जिसका कोई रस्मुल ख़त नहीं उसको हम बोली कहते हैं, जिसका रस्मुल ख़त होता है उसको हम ज़ुबान कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे वानी। आपको पता है, थोड़ी दूर बदले जाएंगे यूपी में, आप उधर लखनऊ के उस तरफ जाएंगे पूर्वांचल में, वहाँ थोड़ा भोजपुरी ज़ुबान बोली जाती है। आप इधर दिल्ली एनसीआर में आएंगे, वहाँ आपको खड़ी ज़ुबान मिलेगी, वो भी हिंदी बोलते हैं। बिहार में जाएंगे तो उनकी ज़ुबान थोड़ा सा अलग है, भोजपुरी बोलते हैं। वो क्या है, वो एक बोली है। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो किससे ली गई है, आपकी इंग्लिश से, लेकिन उर्दू पेडागोजी में भी पूछी जा रही है, उसको देख लेते हैं। एक आप सुने होंगे फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, इसको कहते हैं सौती निज़ाम या सौतियात। क्या कहते हैं इसको, सौती निज़ाम या सौतियात। जैसे आप कोई ज़ुबान बोलते हैं तो बोलते वक्त एक सौत यानी एक साउंड, एक आवाज़ यानी स्पीच फॉर्म जो होता है उसको फोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनोलॉजी। इसी से एक लफ्ज़ बनता है फोनेम। फोनेम के लिए उर्दू में लिख के आएगा सौतिया। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, जैसे चा, बा, ता, ये सब क्या है, फोनेम यानी सौतिया है। ठीक है, तो फोनोलॉजी जो साउंड से रिलेटेड होता है। आगे है मॉर्फोलॉजी। आपने पढ़ा होगा कवायद की किताबों में, एक होता है इल्म सर्फ, एक होता है इल्म नहव। मॉर्फोलॉजी इल्म नहव, इसमें हम अल्फाज की शक्लों के बारे में बात करते हैं। अल्फाज किस तरह से बनता है, किस तरह से फ़ेल अम्र बनता है, किस तरह से जो है ज़माने हाल बनता है, किस तरह से मुस्तक़बिल बनता है, किस तरह से कोई लफ्ज़ है उसके आगे पीछे बढ़ा करके, जैसे आप कहेंगे कुतुब, आगे फिर खाना करके क्या हो गया, लाइब्रेरी बन गई। तो ये सब इसके इल्म के बारे में बात किस में की जाती है, मॉर्फोलॉजी की में की जाती है। अल्फाज की शक्ल यानी मॉर्फोलॉजी यानी मीनिंग फॉर्म, जिसमें हम अल्फाज के माना यानी कोई अल्फाज है उसके आगे पीछे लगा करके किस तरह से उसकी ज़िद यानी अज़दाद बनाई जाती है, इन सब के बारे में बहस किस में होती है, मॉर्फोलॉजी में होती है।
जो अल्फाज की शक्ल के बारे में यानी मीनिंग फॉर्म के बारे में जिसमें बहस होती है। एक होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी इल्म नहव। इल्म नहव क्या है? जुमलों की तश्कील, किस तरह से जुमला बनता है, यानी फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल ये किस तरह से आएंगे, यानी तो इसके बारे में हम किस, जैसे मैं घर जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, किस तरह से यानी सेंटेंस का फॉर्म बनेगा, कहाँ फ़ेल आएगा, कहाँ फ़ाइल आएगा, कहाँ मफ़ऊल आएगा, इसके बारे में हम सिंटेक्स में बातें करते हैं। ठीक है। एक होता है सेमेंटिक या प्रैग्मेटिक यानी मानियात, जिसका ताल्लुक़ क्या है? गुफ्तगू की तश्कील यानी मानियात से है। सेमेंटिक यानी जो मीनिंग से मुताल्लिक़ होता है। किससे? मीनिंग से। आपको पता है हर एक कंटेक्स्ट में किसी भी चीज़ का अलग माना होता है। ठीक है। जैसे कहेंगे कोई मुल्क के लिए, मुल्क के खातिर, उसके रास्ते में उसके आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया, इन्हें कहते हैं वो मर गया। क्या कहेंगे? वो शहीद हो गया। ठीक है। तो कौन सी मीनिंग कहाँ इस्तेमाल होगी? सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक, एक किससे है? ये मानियात से मुताल्लिक़ है। ठीक है। उम्मीद है कि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी हैं इसको आप समझ गए होंगे। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेट होकर के आपके पेडागोजी के सवालात बनने लगे हैं। अब इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल हम देख लेते हैं। डैश आवाज़ की सबसे छोटी मानाखेज़ इकाई है? नहव है और सेमेंटिक्स है, मॉर्फेम है या फ़ोनेम है? देखिए इसमें से क्या है? फ़ोनेम। फ़ोनेम देखिए PH क्या है? रूट वर्ड है। जहाँ PH आ जाए उसका मतलब क्या हो? इसे फ़ोन बना है ना। PH का मतलब साउंड से है। क्या है? साउंड से। तो फ़ोनेम क्या है? आवाज़ की सबसे छोटी मानाखेज़ इकाई क्या है? आवाज़ यानी साउंड यानी सौतिया की क्या है? फ़ोनेम है। ठीक है। एक लफ्ज़ बहुत सुनते होंगे, मदर टंग यानी मादरी ज़ुबान, जिसको हम मातृभाषा भी कहते हैं। मादरी ज़ुबान। एक चीज़ हमेशा कही जाती है, हम बच्चों को तालीम हमेशा मादरी ज़ुबान में ही देंगे। जो बच्चा घर से सीख के आता जो ज़ुबान, उसी ज़ुबान में हम पढ़ाएंगे। मादरी ज़ुबान के बारे में बात RT एक्ट 2009 में भी की गई है। ठीक है। आर्टिकल 350A में भी मादरी ज़ुबान की बातें की गई है। NCF 2005 जो आया था उसमें भी कहा गया था कि बच्चों को तालीम, ख़ास तौर पे प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चों को तालीम किस में दी जाएगी? मादरी ज़ुबान में दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनी थी, अब धीरे धीरे इसको नाफिज किया जा रहा है। इसमें भी यही बात कही गई है। क्या कहा गया है? कि बच्चों को तालीम इब्तदाई दर्जे में तालीम किस में देंगे? मादरी ज़ुबान में। ठीक है। चलिए अब मादरी ज़ुबान में तालीम की कुछ अहमियत है, इम्पोर्टेंस क्या है? मादरी ज़ुबान के ज़रिए बच्चा अपने आसपास के माहौल से अपना पहला राब्ता कायम करता है। ठीक है। आपको पता है कहीं भी जाएगा, आसपास जो ज़ुबान बोली जाती है उसको बच्चा बहुत जल्द हासिल कर लेता है, यानी एक्वायर कर लेता है। घर और समाज के अफराद से अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात का इजहार बच्चा अपनी मातृभाषा यानी मादरी ज़ुबान में करता है। मादरी ज़ुबान जो बच्चा अपने माँ के दूध के साथ पीता है, ये कहा गया है, क्योंकि जो ज़ुबान उसकी माँ बोलती है बच्चा सुनते सुनते उसको बोलने लगता है। ठीक है। इसीलिए कहा गया है बच्चों को तालीम किस में दी जाएगी? मादरी ज़ुबान में दी जाएगी। अब उर्दू ज़ुबान की इब्तदा इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान क्या है? उर्दू ज़ुबान जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान है, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 8वें शेड्यूल में आपके आइन में है। उसमें से 22 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान उर्दू है। इसका रस्मुल ख़त क्या है? मैं बताया, अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त है।
ठीक है, दाईं जानिब से लिखी जाती है। उर्दू ज़ुबान के बहुत और दीगर नाम हैं। इसको हिंदुस्तानी भी कहते हैं, हिंदी या हिंदवी ज़ुबान भी कहते हैं, और ज़ुबान दिल्ली भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब उर्दू लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, अगर हम वर्ड में देखेंगे तो उर्दू ज़ुबान का क्या स्टेटस है, क्या उसका मर्तबा है। ठीक है, देखिए लिखी किस में जाती है, नस्तालीक कैलीग्राफिक हैंड में। अगर आ गया ऑप्शन तो इसके तरफ जाइएगा। ठीक है, वैसे अरबी फ़ारसी वाला रस्मुल ख़त है इसका। कहाँ कहाँ है, पाकिस्तान की तो रस्मी ज़ुबान ही है उर्दू। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी दूसरी रस्मी ज़ुबान ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। अफ़गानिस्तान में भी उर्दू बोली जाती है, नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी। ठीक है, तकरीबन पूरे वर्ल्ड में देखेंगे नेटिव तौर पे 70 मिलियन लोग उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड लैंग्वेज के तौर पर 160 मिलियन ऐसे हैं जो उर्दू ज़ुबान को सीखते बोलते हैं। ठीक है, अब उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से है, इसकी फैमिली क्या है, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ही आपकी क्या है, आपकी उर्दू ज़ुबान क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में उर्दू के साथ साथ उर्दू भी है, उर्दू के साथ साथ आपकी हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है। ये क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इसी के साथ साथ द्राविड़ वाली जो साउथ में बोली जाती है, जैसे तमिल है, तेलुगु है और कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब क्या है, द्राविड़ है। ठीक है, इसी की तरह है यानी तिब्बत और बर्मन वाली कौन है, लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया वाली। ठीक है, इसी की तरह है यानी ऑस्ट्रेलिया और एशियाटिक लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ये जो झारखंड वगैरह में बोली जाती है। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन है। ठीक है, इंडो ईरानियन भी कभी कहा जाता है, इंडो आर्यन भी, वेस्टर्न हिंदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। लेकिन अगर इंडो यूरोपियन आ गया फैमिली में तो वही आपका सही होगा, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, राइटिंग स्टाइल मैंने बताया, यानी परसो अरबी और फ़ारसी वाला रस्मुल ख़त इसमें इख्तियार किया गया है। ठीक है, उर्दू ब्रेले, रोमन उर्दू, अनऑफिशियल तौर पे रोमन उर्दू भी लिखा। जैसे आप देखेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कहा जाता है शुक्रिया, लेकिन क्या रोमन में लिखते हैं। ठीक है, पेन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज यानी रस्मी ज़ुबान कहाँ कहाँ उर्दू है, पाकिस्तान की तो है ही है। इंडिया में 8वीं शेड्यूल में उर्दू ज़ुबान की बात की गई है। यानी जम्मू एंड कश्मीर में इसकी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। दिल्ली की भी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। यूपी की भी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। बिहार की भी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। झारखंड की भी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। वेस्ट बंगाल की भी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। ठीक है, अब उर्दू से मुताल्लिक एक आता है 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी सहलसानी फार्मूला। सबसे पहले इसकी बात की गई है कोठारी कमीशन 1964-66 में। दौलत सिंह कोठारी ने इसके बारे में बात की थी। इसमें एक है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है, हिंदी वाले स्टेट, एक है नॉन हिंदी। ठीक है, इसमें कहा गया है पहली ज़ुबान मादरी ज़ुबान, मादरी या इलाकाई ज़ुबान होगी। ठीक है,
नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में वही बात सेम, पहली ज़ुबान या तो मादरी ज़ुबान जो बच्चा घर से सीख के आता है या उसके इलाके में जो बोली जाती है इलाकाई ज़ुबान। दूसरी ज़ुबान क्या होगी, 22 जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें से कोई एक, या अंग्रेज़ी। एक किसमें है, नॉन हिंदी यानी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, ठीक है। या तो 22 ज़ुबानों में से 22 मॉडर्न लैंग्वेज में से कोई एक लेंगे या तो अंग्रेज़ी लेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ या तो अंग्रेज़ी या हिंदी, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ अगर इन्होंने 22 में से कोई एक ज़ुबान ले ली तो तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी हो जाएगी, और यहाँ अगर इन्होंने दूसरी अंग्रेज़ी ले लिया तो तीसरी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से 3 लैंग्वेज फार्मूले में बात की गई है, ठीक है, जैसा कि इसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब है ज़ुबान की खुसूसियात। ज़ुबान की खुसूसियात यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। ज़ुबान के बारे में कहा जाता है यह अलामती यानी सिंबॉलिक और डायनेमिक है। अलामती कोई भी चीज़ लिखा जाता है उसकी एक अलामत होती है, जैसे अलिफ इस तरह से लिखा गया, बा इस तरह से, जीम इस तरह से, तो क्या है, एक सिंबल तो हुआ लिखने का। ये जो लिखा हुआ है इसका भी एक सिंबल है, तो क्या है, सिंबॉलिक होती है। दूसरा है कि मुतहरिक डायनेमिक होती है। लैंग्वेज का मतलब अलग अलग सिंटेक्स में अलग अलग बदलता रहता है, ठीक है। तो क्या है, डायनेमिक। ये नहीं कि एक ही लफ्ज़ जो पहले से चला आ रहा था अब भी चला आ रहा है, अब उसका माना बदल गया है, ठीक है, ऐसा भी होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी मुवासलात, इबलाग या तरसील का ज़रिया है। तालीम का ज़रिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी क्या है, आपकी ज़ुबान होती है। आप किसी भी मीडियम में, चाहे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, किसी मीडियम में आप अपनी तालीम हासिल करते हैं। ज़ुबान क्या है, आर्बिट्रेरी, सवाब दीदी पर है। मतलब आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है कि एक लफ्ज़ बन गया, वो किस चीज़ के लिए बोला जाता है। जैसे एक बुक है, बुक के लिए किताब का लफ्ज़ आर्बिट्रेरी है, इसको बना दिया गया। अब ये थोड़ी ना है कि आप कहेंगे नहीं इसको इसके लिए क्यों बनाया गया, बस ये आर्बिट्रेरी है जिसको आप अपनी ज़ुबान में मनमाना है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब ही ये होता है कि जिसका माना आप खुद डिसाइड कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। जो चीज़ डिसाइड हो गया वो चलन में आ जाता है। जैसे कलम है, हमने पेन के लिए उर्दू में कलम मान लिया, कलम लफ्ज़ आएगा, ठीक है। तो अब वो कहे कि आप कलम ही क्यों डिसाइड कर रहे हैं, भाई इसको अहले इल्म ने मान लिया तो ये माना जा रहा है, तो यही चीज़ आर्बिट्रेरी है। ये तहज़ीब व सक़ाफ़त का रखवाला है। कोई भी ज़ुबान, अगर कोई ज़ुबान मर जाती है उसके साथ उसका कल्चर, सिविलाइजेशन भी दफन हो जाता है। इसीलिए हर ज़ुबान को बचाने की बात की जाती है। तहज़ीब व सक़ाफ़त का कैरियर यानी उसका रखवाला है। एक तश्कील शुदा यानी स्ट्रक्चर्ड, किसी भी ज़ुबान का एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि उसके फ़ाइल कैसे आएंगे, फ़ेल कब आएगा, मफ़ूल कहाँ बनेगा, हर्फ़ जर कहाँ लगाया जाएगा, इसी के साथ साथ उसका किस तरह से उस लफ्ज़ का स्ट्रक्चर बनेगा। हर एक लफ्ज़ का, हर एक ज़ुबान का एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। चलिए, एक लफ्ज़ आप बार बार सुनते होंगे, आपके सिलेबस में भी लिखा होगा, एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन के लिए उर्दू में हुसूलियाबी या कभी कभी इक्तिसाब लिख के आता है, ठीक है। हुसूलियाबी ज़्यादा लिख के आता है,
और एक्विजिशन के साथ साथ लर्निंग आ गया, उसके लिए आमोजिश लिख के आती है। ठीक है, एक्विजिशन क्या है? जब ज़ुबान कुदरती तौर पर यानी नेचुरली बग़ैर किसी मुनज़्ज़म मश्क यानी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के सीखी जाए, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। जैसे हम अपनी मादरी ज़ुबान या अपनी इलाक़ाई ज़ुबान क्या है, उसके लिए हम ना कोई ग्रामर पढ़ते हैं, ना हम स्कूल में जाते हैं, ना हम किसी बड़े से जाकर समझते हैं, बल्कि हमें माहौल मिल गया, हमें परिवेश मिल गया, हमने ज़ुबान सीख ली। ठीक है, यानी नेचुरली सीख लेता है बच्चा और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के बग़ैर। इससे मुराद मकामी या दूसरी ज़ुबान सीखने का अमल है, इंसानी दिमाग की फितरी सलाहियत। देखिए, एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। आप थे, पहले बच्चे थे, मान लो आप नॉर्दर्न इंडिया में थे, आपने उर्दू ज़ुबान अपने घर में सीख ली, आसपास हिंदी बोली जाती थी, हिंदी भी सीख ली। अब आप कुछ दिन के बाद साउथ में शिफ्ट हो गए, मान लो आप हैदराबाद चले गए या तमिलनाडु चले गए। हैदराबाद आ गए तो अब क्लास में बच्चा जाता है तो क्या है, वहाँ तेलुगु बोली जाती है, उसके आसपास पड़ोसी वाले तेलुगु बोलते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो तेलुगु ज़ुबान को एक्वायर कर लेगा, उसको भी एक्वायर कर लेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो आपने बचपन में सीख वो एक्वायर किया वही उसी को हम कहेंगे मादरी ज़ुबान। वही चीज़ आप एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर आप दूसरी ज़ुबान भी कर सकते हैं। बहुत से लोग देखेंगे शुरू में अरबी जो है नहीं बोलते, लेकिन अरब कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर के कुछ दिन के बाद आते हैं घर, क्या है, अरबी बोलने लगते हैं। वहाँ जा कर के क्या है, अरबी बोलते हैं अरबियों के साथ। ठीक है, इस हाजा मा हाजा आयुशैन हाजा माफ़ी मुश्किल, हालांकि यहाँ उन्होंने नहीं सीखी। तो क्या है, अगर माहौल मिल जाए तो दूसरी ज़ुबान भी आप एक्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब एक लाशूरी अमल, अनकॉन्शियस प्रोसेस। सऊदी अरब जाकर के आप अरबी बोलने लगे, उसके लिए आपने ग्रामर कायदा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बोलते बोलते आप भी बोलने लगे। तो ये क्या है, अनकॉन्शियस यानी लाशूरी अमल है। कौन सा? एक्विजिशन, जो उस वक़्त होता है जब ज़ुबान हकीकी गुफ्तगू में इस्तेमाल, आसपास आपके अगर ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है तो आप भी उसको बोलने लगेंगे। ठीक है, अब आमोजिश देख लेते हैं, लर्निंग। जब एक ज़ुबान को मुनज़्ज़म तरीक़े यानी सिस्टमेटिक वे से सीखा जाता है, उसके लिए आप स्कूल जाते हैं, उसके लिए आप किसी टीचर से उसके ग्रामर, उसके कवायद, उसके व्याकरण को सीखते हैं, वो क्या होगा, लर्निंग। लर्निंग यानी जिसके सीखने में आपको एफ़र्ट लगाना पड़े, वो क्या है, वो लर्निंग हो जाती है। एक ज़ुबान सीखना तमाम जामे अमल यानी इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या है, ज़ुबान सीखने में आप अपना सब कुछ लगाते हैं, अपना टाइम भी लगाएंगे, किसी टीचर को से सीखेंगे, उसके लिए एफ़र्ट भी आपको करना पड़ेगा। सीखना एक शुऊरी या कॉन्शियस माइंड, इसको क्या आप कॉन्शियस माइंड यानी शुऊरी के साथ आप इसको सीखते हैं। ये ज़्यादा मौसर है जब ये एक मानख़ेज़ सूरत हाल या वाक़िफ़ माहौल में किया जाए। कहा जाता है कॉन्शियस प्रोसेस है, और जब इसके लिए एक माहौल मिल जाता है तो आप कोई चीज़ जल्दी से सीख भी लेते हैं। इससे मुताल्लिक़ एक सवाल जो आपके पिछले साल में पूछा गया है, दूसरी ज़ुबान के हुसूल का अमल उस ज़ुबान से मुतासिर होता है जिसे सीखने वाला पहले ही जानता है, डैश कहलाता है। मतलब कहा गया कि दूसरी ज़ुबान, दूसरी ज़ुबान का सीखना पहली ज़ुबान के एक्वायर में, यानी दूसरी ज़ुबान का एक्वायर करना पहली ज़ुबान के एक्वायर से मुतासिर होता है। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए, जैसे आपने पहले क्या किया, उर्दू ज़ुबान आप एक्वायर कर लिए क्योंकि आपके आसपास बोली जाती थी। आप आ गए साउथ में, मान लो तमिलनाडु में चले गए, अब वहाँ आसपास लोग क्या है, तमिल बोल रहे हैं, तो क्या आप क्या करने लगे, तमिल भी बोलने लगे। तो ये जो दूसरी ज़ुबान का जो हुसूल हुआ वो क्या है, पहली ज़ुबान
की मदद से हुआ, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को आप पहली ज़ुबान में सीखते हैं, पहली ज़ुबान से यानी इन्फ्लुएंस हुआ, यानी पहली ज़ुबान से मुतासिर होकर के दूसरी ज़ुबान आपने सीखी। इसको क्या कहेंगे? बैन ज़ुबानी कहेंगे, निज़ामी गलतियाँ कहेंगे, या ज़ुबान की मुंतकली या फ़ोनोलॉजी। ये ज़ुबान की मुंतकली हुई, यानी उर्दू जो आप सीखे थे वो मुंतकिल हो गई किसके जानिब? तमिल, यानी तमिल की जानिब, ठीक है। ये ज़ुबान की मुंतकली यानी लैंग्वेज ट्रांसफ़र इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी ज़ुबान अक्वायर कर लिया, लेकिन उसके अक्वायर में पहली ज़ुबान जो आपने अक्वायर किया था, हासिल किया था, वो इन्फ्लुएंस यानी मुतासिर हुई, ये अपना असर उसने डाला। क्या है? ज़ुबान की मुंतकली हुई। चलिए अब आमोजिश और हुसूलियाबी के कुछ और फ़र्क़ों हम लोग अच्छे से और समझ लेते हैं, क्योंकि इससे मुतालिक हर बार घुमा करके आपके सवालात पूछे जाते हैं। बच्चे की पहली ज़ुबान के हुसूल की तरह क्या है? जो पहली ज़ुबान बच्चा हासिल करता है उसी को हुसूलियाबी यानी एक्विजिशन कहते हैं। आमोजिश ज़ुबान का रस्मी इल्म, यानी फॉर्मल तौर पे स्कूल में जा कर के जो सीखता है उसको हम क्या कहेंगे? आमोजिश कहते हैं। एक ज़ुबान उठाना, आपने कहीं सुन कर के ज़ुबान को उठा लिया यानी पिकअप कर लिया। ज़ुबान के बारे में जानना, इसमें क्या है? आप ज़ुबान के बारे में जानते हैं। ये क्या है? लाशुरूरी यानी अनकॉन्शियस माइंड से, यानी सबकॉन्शियस माइंड से इसको आप अक्वायर कर लेते हैं। इसके लिए शुरूरी यानी कॉन्शियस माइंड से आप सीखते हैं। ये क्या है? इम्प्लिसिट नॉलेज है, छिपी हुई जानकारी, आपको पता नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसको अक्वायर कर लेंगे। वाज़े इल्म है, इसके लिए आप बाहर जाएंगे। एक्सप्लिसिट नॉलेज है, बाहर जा कर के एफ़र्ट करेंगे, सीखेंगे। रस्मी तालीम में मदद नहीं करती, यानी फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प। रस्मी तालीम मदद नहीं करती, यानी ये रस्मी तालीम के तौर पे, यानी फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, ठीक है। रस्मी तालीम इसमें मदद नहीं करती, बल्कि ये रस्मी तालीम सीखने में मददगार होती है, ठीक है। रस्मी तालीम यानी फॉर्मल टीचिंग हेल्प, रस्मी तालीम में मदद नहीं आ गया, रस्मी तालीम में मदद करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, रस्मी तालीम यानी फॉर्मल एजुकेशन, ये क्या है? आप आमोजिश में करते हैं, यानी उसको सीखते हैं। यहाँ रस्मी तालीम का इसका ताल्लुक़ नहीं है, तो आप अक्वायर कर ले रहे हैं, इसमें रस्मी का लफ्ज़ नहीं आएगा। रस्मी तालीम का लफ्ज़ किस में आएगा? लर्निंग यानी आमोजिश में आएगा। अब इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल देख लेते हैं। सबसे अहम उन्सुर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको कहा जाता है, सबसे अहम उन्सुर जो ज़ुबान सीखने और ज़ुबान के हुसूल के दरमियान फ़र्क के लिए ज़िम्मेदार है। कहाँ ज़ुबान एक्विजिशन और ज़ुबान यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में बुनियादी फ़र्क क्या है? ज़ुबान की ग्रामर है, ज़ुबान में तशख़ीस है यानी असेसमेंट इन लैंग्वेज है, ज़ुबान की निसाबी किताब यानी टेक्स्ट बुक है, ज़ुबान का माहौल, ये ज़ुबान का माहौल है, ठीक है। चलिए, हमने आज की क्लास में बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब आगे अगली क्लास में और बाकी जो आपके चैप्टर हैं, जो आपके जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, चोम्स्की क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं, फिर लैंग्वेज की स्किल क्या है, टीएलएम क्या है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करके जाएं, जो आपके साथी हैं उनको शेयर कर लें, क्योंकि थोड़ा दिन बाकी है। आप मेरे कहने से अपने ग्रुप में, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के, मेरे कहने से सेंड कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो दूसरी अपलोड होगी आपके मैराथन की, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।